लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू अपना रिवैक्यूएशन करने आया था। वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी प्रेस आई हुई है। वो मन में कहता है क्या प्रेस को पहले पता चल चुका है कि क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई मुझे पहचान नहीं रहा। आगे वो कहता है अब मैं हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के अंदर कैसे जाऊँ? जिनू अंदर जाने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम एसोसिएशन के लिए काम करते हो? तुम इन रिपोर्टर्स को नहीं देख रहे क्या? ऐसे उनके सामने से तुम नहीं जा सकते। जिनू उसे कहता है मैं ऐसे यहाँ पे नहीं आया हूँ, मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड जिनू से कहता है अभी अंदर जाना मना है, चलो वापस चले जाओ। ली मिसंग मन में कह रहा होता है ये गधा कौन है? मैं तो चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड इसे लात मार के निकाल दे। सिक्योरिटी गार्ड जिनू पे चिल्ला के कहता है तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर गोगोनी आ जाते हैं और वो उस गार्ड से कहते हैं आखिर तुम्हें किसने कहा कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है? वो लड़का मेरा गेस्ट है। फिर वो ली से कहते हैं मिस्टर ली तुम जानते हो ना तुम्हें यहाँ पे प्रेस रखने की परमिशन किसने दी है? मिस्टर ली एकदम से पैनिक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है सर। फिर मिस्टर गो और जिनू अंदर जाने लगते हैं। ये देख के प्रेस वाले कहने लगते हैं कि आखिर वो कौन था? चेयरमैन उसके साथ एसोसिएशन के अंदर क्यों गए हैं? क्या किसी को पता है कि वो कौन है? इनकी बातें सुन के मिस्टर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा शो बिगाड़ने की। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसके बारे में पता करो जो अभी चेयरमैन के साथ अंदर गया है। मैं भी तो देखूं वो कितना ग्रेट है। सिक्योरिटी गार्ड करता है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ली पर से सभी रिपोर्टर का ध्यान हट चुका था। वो बहाना बना के सीधे एसोसिएशन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जुनजुल और दो एजेंट उसे रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा इवैक्यूएशन का टाइम निकल चुका है। अभी दूसरा हंटर रिवैक्यूएशन कर रहा है और ये रिवैक्यूएशन 11 बजे तक चलेगा। तब तक किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये सुन के मिस्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मोबाइल में टाइम चेक करता है और 10 साढ़े 10 बजे थे। ये देखकर वो मन में कहता है क्या मुझे अभी भी आधा घंटा रुकना पड़ेगा? कोई दूसरा अवेक हुआ हंटर यहाँ पे आया है। ये वही हंटर हो सकता है जिसे चेयरमैन खुद अंदर लेके गए हैं। मिस्टर ली जिनचुल से कह रहा होता है रिपोर्टर्स पहले से ही यहाँ पे आ चुके हैं और मेरा इवैल्यूएशन 11 बजे रखा है, तो मुझे अभी अंदर जाना होगा। इसके बारे में तो चेयरमैन को भी पता है। क्या फिर भी तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे? लेकिन तभी ली जिनचुल से धीरे आवाज में उसे कहता है सुनो दोस्त, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ ली मिसंग, द ओनली वन ली मिसंग। लेकिन जिनचुल से कहता है 11 बजे तुम्हारा री एवेल्युएशन होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। मिस्टर ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो जिनचुल से कहता है तुम्हें पता भी है ना यूजुन कंस्ट्रक्शन हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप है। मेरे पापा ली वॉन ग्यू उसी कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट है। जरा इसके बारे में सोचो कि हम कितना पैसा एसोसिएशन को देते हैं। तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए। और तुम रिपोर्टर को नहीं देख रहे क्या? उनके सामने तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? क्या तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन जिनचुल उसे कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सुन के ली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जिनचुल को चिल्ला के कहता है आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? उस हंटर में ऐसी क्या बात है? जिनचुल अपना चश्मा निकाल देता है और रेज वाली आंखों से उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? मिस्टर ली जिनचुल को ऐसा देख के काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम मिस्टर गो और जिनू को देखते हैं जो कि इवैक्यूएशन रूम की तरफ जा रहे होते हैं। उधर बेक और चुई पहले से ही आए होते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहे थे। आगे मिस्टर को जिनू से कहते हैं लास्ट यस रैंक के हंटर को अवेक हुए 2 साल हो चुके हैं और ऊपर से हंटर गिल्ड ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख लिया है, तो वो तुम्हें अपने गिल्ड में लेने के लिए मर रहे होंगे। फिर जिनू और मिस्टर को इवैक्यूएशन रूम में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग रूम है। यहाँ पे एक एजेंट जिनू से कहता है आपकी रिवैक्यूएशन करने से पहले हमें आपकी स्किल को देखना होगा। फिर जिस हिसाब से आपकी स्किल होगी उसको उसी कैटेगरी में सेट किया जाएगा। आप कौन सी स्किल यूज कर सकते हैं? जिनू अपने एक मेज शैडो को समन करता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ। एजेंट कहता है क्या आपने ये समन किया है? क्या आप बीस्ट को समन करने के कैपेबल है? मिस्टर गो जिनू से कहते हैं मिस्टर संग तुम बस इतना ही समन नहीं कर सकते है ना? जिनू समझ जाता है। वो मन में कहता है अब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। पहले ही काफी लोगों ने मुझे एक्शन में देख रखा है। मैंने अभी अभी काफी हाई और को मेरा शेडोज बनाया है, तो ये रहा। जिनू अपनी काफी सारी शेडोज को समन कर देता है और वो इस एजेंट से कहता है मैं ऐसे 100 और को समन कर सकता हूँ। मिस्टर गो, बेक और चोई ये नजारा देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे वो एजेंट कहते हैं क्या तुम ऐसे 100 और को समन कर सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। बेक जिनू को देख के हैरानी से अपने मन में कह रहा था इसके पास तो हद से ज्यादा मैजिक की कैपेबिलिटीज है। जब मैं इसे पहले मिला था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये तो काफी आश्चर्यजनक फर्क है। मैं उसकी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। उसके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। जिनू अपना एस रैंक का लाइसेंस देख रहा था। तभी बेक जिनू से कहता है मिस्टर सन क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? और जिनू से कहता है माफ कीजिए मेरा कुछ काम
काम अधूरा रह गया है, मुझे उसे पूरा करने जाना होगा। जुनू अपना जाने लगता है, तभी बेक जुनू से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस रास्ते से नहीं जाता। पर जुनू को लगता है कि वो उसे काफी अच्छा ऑफर देंगे और वो अगर उनके ऑफर को नहीं लेगा तो उसे काफी बड़ा रिग्रेट होगा। वो बाहर आ जाता है, उसके सामने काफी सारी लाइट चमकने लगती है। इसे देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि संग जुनू नया एस रैंक हंटर है। इससे सबको पता चल जाता है कि जुनू एस रैंक हंटर है। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं। अपनी बेइज्जती बचाने के लिए लियो प्रेस के सामने कहता है मैं भले ही लो रैंक का आऊं, फिर भी मैं मैजिक बीट से लड़ूंगा, जिससे मैं अपने फैंस को खुश कर सकता हूं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो काफी सारी बकवास की बातें करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेस वाले को कोई कॉल करके बता देता है कि साउथ कोरिया के 10th एस रैंक हंटर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। ये सुन के सारी प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर की ही बात कर रहे थे। मिस्टर ली भी अपने मोबाइल के अंदर न्यू एस रैंक हंटर की फोटो देखते हैं और उसे तो पता ही था कि वो कौन है। आगे प्रेस वालों को ये भी बात पता चल जाती है कि एसोसिएशन वालों ने इवैक्यूएशन सेंटर को न्यू एस रैंक हंटर के लिए बंद किया है, ना कि लिम मिसंग के लिए। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी जो प्रेस है ना वो एस रैंक हंटर के लिए निकल जाती है। मिस्टर लिम बस देखता ही रह जाता है। एसोसिएशन के मेन एंट्रेंस गेट के सामने प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिस्टर ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कह रहा था कि आज ही के दिन नए एस रैंक हंटर को आना था। आगे हमें माइन के लीडर को दिखाते हैं जो अपने मोबाइल में जुनू की फोटो देख के कह रहे होते कि जुनू न्यूज के अंदर क्या कर रहा है। तभी वो तगड़ा बंदा कहने लगता है मुझे तो पता ही था, उसने जब मुझे पहली बार घूट के देखा था तभी से मुझे उस पे शक है। आखिर उसने क्या क्राइम किया है। लीडर तगड़े बंदे को वो न्यूज दिखाता है। उस न्यूज को देखकर तगड़ा बंदा लूला हो जाता है। हर कोई जुनू की ही खबर को देख रहा था। यू जुनू के पापा को भी ये बात पता चल जाती है। वो कहते हैं कि एसोसिएशन ने अभी अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है जिसमें जुनू एक एस रैंक मेज टाइप हंटर है। यू जुनू भी वही होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं क्या तुम उसे रिक्रूट कर पाए। यू जुनू ने कहता है पापा मुझे माफ कर दो, मैं उसे मना नहीं पाया। जुनू ने मुझसे कहा कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाने वाला है और उसने मुझे ये भी कहा है अगर मैं तैयार हूँ तो वो मुझे अपने गिल्ड का वॉइस मास्टर बनाने के लिए भी तैयार है। ये सुन के यूजिनो के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो यूजिनो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है हमने यूजिन गिल्ड को क्यों बनाया है। यूजिनो कहता है क्योंकि हंटिंग बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसके पापा उसे कहते हैं अभी मेरे पास इतना पैसा है कि कई जन्मों तक कम नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है थोड़े पैसे कमाने के लिए मैं इन मेजर गिल्ड से झगड़ा कर रहा हूँ। यूजिनो पूछता है तो आखिर रीजन क्या है। उसके पापा कहते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आज के दिन के हंटर काफी तेजी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आगे जाके एक ऐसा भी टाइम आएगा एक हंटर की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे देश की फोर्स से भी भिड़ सकता है। इनको नेशनल लेवल के हंटर्स कहा जाता है। एक एस रैंक का हंटर इसके सामने बच्चे जैसा है। ये नेशनल लेवल के हंटर उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट पे हम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। मैं एक ऐसा गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ भरोसे वाले हंटर ही आए, जिन पे हम ट्रस्ट कर पाए, जिन पे हम डिपेंड रह पाए। और मुझे लगता है कि तुमने पहले से ऐसे किसी एक को ढूंढ लिया है, तो तुम्हें मैं यूजिन गिल्ड का लीडर बनाने के लिए अप्रूव देता हूँ। ये सुन के यूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे उसके पापा उसे कह रहे होते कि गिल्ड को अच्छे से बनाओ, उसे अच्छे से फैलाओ, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को जमा करो जिसपे तुम्हें यकीन हो और उनसे अच्छी दोस्ती करो। फ्यूचर में यही हंटर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। यूजिन अपने पापा से कहता है थैंक यू पापा, लेकिन मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुन के यूजिन के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो अपने पापा से कहता है कि मैं जिनू के गिल्ड में जाने वाला हूँ। आगे हमें जिनू को दिखा दे जिसके सामने रिपोर्टर्स उसकी काफी तस्वीरें खींच रहे थे। जिनू मन में कहता है ये मेरे सामने इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, ये ली मिसंग की फोटो क्यों नहीं खींच रहे। आगे मीडिया के सवाल शुरू हो जाते हैं। वो जिनू से पूछते हैं कि मिस्टर संग क्या आप सच में एक ई रैंक के हंटर थे जो एसोसिएशन का एक पार्ट था। अभी आप रीअवेक हुए हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज रोज देखने को मिलती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि बेक ने फिर से जिनू के कंधे पे हाथ रख दिया था। वो उसे कहता है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, इससे तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आओ हम तुम्हें घर तक ले जाएंगे। पर जिनू अचानक से वहाँ से बहुत ही स्पीड से दूसरी जगह जाता है और साइड में जाके अपना चेहरा छुपा के वो वहाँ से निकलने लगता है। सब प्रेस वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहते कि अभी ये क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चोई मिस्टर बेक से कहते हैं वो एक मिच टाइप का हंटर है, फिर भी उसके पास शारीरिक एबिलिटीज भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। लेकिन मिस्टर बिच उसको कुछ भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो जिनू की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो मन में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा, इतना फास्ट कि मेरी आंखें भी उसे देख नहीं पाई। मुझे पहले से ही पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ये बात स्ट्रेंथ की नहीं है। अभी जिस तरीके से वो हिला, मैंने इवेल्युएशन रूम में उसके माना के लेवल को महसूस किया था। लास्ट टाइम जब मैं उसे मिला था, अब वो तब से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। मुझे पक्का है कि संग जुनू अभी भी हमसे ज्यादा पावरफुल है। बेक पीछे मुड़ के जाने लगता है। वो फिर से मन में
में कह रहा होता है कि उसकी रीअवेकिंग तो अभी अभी हुई है, तो इतना जल्दी वो इतना स्ट्रांग बन जाए इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। आगे बेक काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि शायद वो रीअवेक हुआ ही नहीं, शायद वो एक ऐसा हंटर है जो लगातार लेवल को अप कर सकता है। आगे हम डोंग्स को भी देखते हैं, वो भी न्यूज देख रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि जुनू जिंदा है और वो एक एस रैंक का हंटर बन गया है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं जो कि हंटर के मार्केट में आ जाता है। वहाँ वो एक सेलर को ऑर्ब ऑफ ओवराइज दिखाता है। उसे देख के वो सेलर कहता है, मैंने आज तक काफी सारे आर्टिफैक्ट देखे हैं पर आज तक ऐसा रेड क्रिस्टल बॉल मेरे पास कभी नहीं आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मैजिकल ऑर्ब के एम्प्लीफिकेशन रेट 100% है। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट भी 50% से ही एम्पलीफाई करता है। मिस्टर चोई इसके लिए काफी पैसे देंगे। आगे वो सेलर जुनू से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जुनू उनसे कहता है कि मुझे ये डंजन के अंदर से मिला। सेलर मन में कह रहा होता है, क्या सच में ऐसे आर्टिफैक्ट डंजन के अंदर होंगे भी। आगे वो जुनू से कहता है कि क्या आप उसे ऑक्शन में रखना चाहेंगे, ये पक्का अच्छे प्राइस में बिकेगा। जुनू कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जुनू मन में कहता है कि मुझे जल्दी से डंजन को क्लियर करना है ताकि मैं हॉली ऑफ वाटर को बना सकूं। उसके लिए मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो कासल के अंदर की फ्लेम से मुझे प्रोटेक्ट करे। जुनू सेलर से पूछता है कि मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे आग से बचाए। क्या कोई ऐसा आर्टिफैक्ट सेल पे है। सेलर थोड़ा सा सोचने लगता है। जुनू कहता है कि क्या ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढना मुश्किल है। सेलर कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसे आर्टिफैक्ट तो आराम से मिल जाते हैं। जुनू उनसे कहता है कि पर मुझे तो ऑनलाइन नहीं मिला। सेलर उसे कहता है कि उस टाइप के आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ज्यादातर वो इंटरनेट पे सेल करने के लिए नहीं रखते, लेकिन ऑफलाइन अगर उसको आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि फायर बहुत ही कॉमन टाइप का मैजिक है जो अटैक के लिए यूज किया जाता है। जुनू मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग और चोई जोंग ये दोनों फायर वाला मैजिक का यूज करते हैं। मेरे मेज शैडोज और टस्क भी उसे यूज करते हैं। सेलर जुनू को कहता है कि मेरे पीछे आइए। आगे हम देखते हैं कि सेलर जुनू को उसके इन्वेंटरी में ले जाता है जहाँ काफी सारे सूट होते हैं। सेलर जुनू से कहता है कि क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा है। जुनू उनसे पूछता है कि इतने कम ग्लास के लेयर के अंदर क्या वो आर्टिफैक्ट प्रोटेक्टेड है, और देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी कोई सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही। सेलर जुनू को बताता है कि ये ग्लासेस माना से इम्ब्यूट है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि ए रैंक का हंटर अपनी पूरी ताकत से भी वार करेगा तभी ये ग्लास नहीं टूटेगा। जुनू कहता है कि क्या ये सच है। सेलर कहता है अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ट्राई करो, और अगर ग्लास क्रैक भी हुआ तो इसके अंदर का आर्टिफैक्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। जुनू मन में कह रहा होता है, हाँ मैं महसूस तो कर पा रहा हूँ इन ग्लास में माना इम्ब्यूट तो है, पर क्या सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जुनू रेज में आ जाता है और अटैक करने जा रहा था। उसे ऐसा देख के सेलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जुनू को तुरंत रोक देता है और कहता है कि मैं सीरियस नहीं था, अगर ग्लास सच में टूट गया तो हंटर गिल्ड के इलाइट मेंबर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे ऑक्शन कमेटी ने उनके साथ एक सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट साइन किया हुआ है। सेलर मन में सोच रहा था, इसने तो मुझे खुद को मेज टाइप का हंटर बताया था, तो ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है। आगे जुनू उनसे पूछता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई वेपन है जो मैं चला सकता हूँ, जैसे कोई ड्रैगर। सेलर कहता है कि हाँ हमारे पास बिल्कुल है, और वो जुनू को वेपन स्पेशलिस्ट के साथ भेज देता है। तभी वो नोटिस करता है कि ग्लास पे एक क्रैक आ गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ। वो कहता है उसने तो ग्लास को छुआ तक नहीं, तो फिर ये क्रैक कैसे आ गया। आगे वेपन का सेलर जुनू को वेपन दिखाता है, पर वो जुनू के पास ऑलरेडी होते हैं। आगे जुनू को पता चलता है कि उसके जो शॉप के अंदर की वेपन है ना, वो यहाँ से काफी ज्यादा सस्ते हैं। इसलिए वो सोचने लगता है अगर शॉप में से वेपन इतने सस्ते हैं तो इस ऑप को यहाँ पे बेचने का तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं बनता। आगे हमें वाइट गिल्ड में दिखाते हैं जहाँ बेक अभी भी जुनू के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, एक हंटर जो लगातार लेवल अप कर सकता है। मैं जब अपने इनलाइनमेंट स्टेट में होता हूँ तो मैं अपने दुश्मन की स्किल को देख सकता हूँ और मैं उनकी पावर लेवल को भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं संग जुनू को रेड गेट पे मिला था तब वो अभी से वीक था। मैं भी कितना नादान हूँ, उसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग दूसरे के गिल्ड में क्यों ही ज्वाइन होगा। वो तो खुद ही अपना गिल्ड बना सकता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कौन सा गिल्ड नंबर 1 है या 2। अगर वो लगातार स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो वही हमेशा नंबर 1 रहेगा। चोई और मैं उसके पीछे लग के बस खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे हमें जुनू के अपार्टमेंट को दिखाते जहाँ उसके अपार्टमेंट के नीचे काफी सारे रिपोर्टर आ चुके थे। वहाँ पे मिस्टर आहन और वो लेडी भी जुनू से मिलने आई थी, पर अभी उन्हें लगता है कि इतनी भीड़ में वो उससे नहीं मिल पाएंगे। जिन्ना ऊपर से रिपोर्टर को देख रही थी। वो जुनू से कहते हैं कि ये रिपोर्टर तो अभी भी बिल्डिंग के नीचे है। प्रेस वाले जिन्हा की भी फोटो निकालने लगते हैं। वो तुरंत छुप जाती है। जिन्हू जिन्हा से पूछता है क्या मैं नीचे जाके उनसे कहूँ कि यहाँ से चले जाए। जिन्हा कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुमको पहले ही इंटरनेट पे काफी ज्यादा हेट वाले कमेंट आ रहे हैं, आग को और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हू उसे कह रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे हेट कमेंट मिल रहे हैं। जिन्हा उसे बताती है तुम्हें याद नहीं, तुमने रिपोर्टर को कुछ भी कहे बिना वहाँ से निकल गए। वैसे भी जाने दो, मुझे इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तभी दरवाजे पे रिंग बजती है। जुनू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी वो सामने के दरवाजे की रिंग भी बजा रहे हैं, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिन्हा पीछे से डरते हुए कहती है, नहीं जुनू ऐसा मत करो। जुनू दरवाजे को खोल देता है और बाहर कोई और नहीं बल्कि यू जिनहो होता है। जुनू अपना